हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग नंबर 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले की जानकारी को मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी नागरिकता की, यानी भाग नंबर 2 की बात की थी। हमने देखा था अनुच्छेद नंबर 5 नागरिकता की परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 6 देखा था जिसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। उसके अंदर बात की थी हमने। फिर इससे आगे बात की थी अनुच्छेद नंबर 7 की, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के संबंध में। इसके बाद हमने बात की थी अनुच्छेद 8 की, और अनुच्छेद 8 में भी हमने बात की थी किसकी, नागरिकता के प्रावधानों की। इसके बाद हम चले थे 9 में, और देखा था हमने नागरिकता के विषय में कैसे किस किस का निलंबन होता है, अनुच्छेद 9 में बात की थी। अनुच्छेद नंबर 10 में बात की थी हमने कि नागरिक के संसद जो है, संसद ही संशोधन कर सकती है किसी भी नागरिकता संबंधी कानून के अंदर। इसके बाद हमने बात की थी अनुच्छेद नंबर 10 की, वो 11 की, और 11 में हमने बात की थी कि हमारे संविधान में कैसे कैसे नागरिकता का निलंबन होता है और कैसे कैसे नागरिकता मिलती है, उसके बारे में हमने बात की थी। इसके लिए नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए थे, और नागरिकता समाप्त के 3 तरीके मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे। अब हमने अपनी कल की क्लास का रिवीजन कर लिया है, अब हम देखेंगे आज की क्लास को। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार सभी को जोड़ लें और देखते हैं 4 चांद के अंदर एक खूबसूरत मोटिवेशन शायरी को। 4 चांद में हमें दिया है। आप एक बार अपने सभी साथियों को एक बार जोड़ लें, एक बार सभी को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए प्यारे साथियों, देखते हैं। ये दुनिया मतलबी है भाई, ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर रोकेगी। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर रोकेगी। खुद से होगा नहीं और तुझे करने से रोकेगी। समझ में आया? ये दुनिया जो है एक मतलबी है, अपने काम के लिए ही आपसे बात करती है, और आपको कदम कदम पर कुछ करने से रोकेगी जरूर कि आप ऐसा मत करो, इससे ये हो जाएगा। लेकिन चाहे वो चाहे कुछ नहीं करता हो, चाहे वो खुद अपने आप घर से बेकार हो, लेकिन वो आपको दुनिया भर की बात बताएगा कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरी बातें ध्यान रखनी है। आपको उनके ऊपर भरोसा न रख के स्वयं अपने आप पर भरोसा रखना है कि मुझे क्या करना है। हाँ, उनकी सुन सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं, सुनो, और करनी की सिर्फ किसकी है, तो करनी सिर्फ अपनी है। सुननी सबकी है और करनी सिर्फ अपनी है। जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया है ये, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, सुननी सबकी है और करनी सिर्फ अपनी है। आइए प्यारे साथियों, अब देखते हैं अपनी क्लास को। एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आइए, और आज टॉपिक डाल सकते हैं। आज के टॉपिक का नाम होगा मौलिक अधिकार, यानी भाग नंबर हम 3 की बात करेंगे आज। तो आइए आप नोट कर लें भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 है मौलिक अधिकार। आप कमेंट करके बताएं मुझे मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। जल्दी आप कमेंट करें मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं हमारे अमेरिका के संविधान से। अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम बात की थी वो किसने की थी, तो बात है 1915 की। 1915 के अंदर 1215 की। 1215 के अंदर जो 1215 के अंदर जो ब्रिटिश किंग जॉन हुआ करता था, ब्रिटिश किंग जॉन जो ब्रिटेन का ही था, उसी ने लिखवाए थे 1215 में
मौलिक अधिकार। तो आप लिख सकते हैं ब्रिटिश किम जोन ने ही लिखवाए थे। और ये कब लिखवाए थे? तो ये लिखवाए थे 1215 के अंदर लिखवाए थे किम जोन ने मौलिक अधिकार। जबकि ये लिए कहां से गए हैं? तो आप कंफ्यूज मत होना, ये ब्रिटिश है और ये लिए कहां से गए हैं? तो अमेरिका से। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो एक्सेप्ट किया वो अमेरिका ने ही किया था सबसे पहले, लेकिन जो लिखवाए थे वो किम जोन ने लिखवाए थे, जो कहाँ का था? ब्रिटेन का। तो आइए प्यारे साथियों, देखते हैं अपने जैसे कि हमारे भारत में मौलिक अधिकारों को क्यों लाना पड़ा। तो भारतीयों की शक्ति के लिए और सरकार को भारतीयों के ऊपर नियंत्रण के लिए सब, यानी कि जो सरकार है उससे अपनी मांग रखने के लिए इन्हीं मौलिक अधिकारों को सामने लाया गया। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि भारत के संविधान में इन्हें ही कहा गया है क्या? तो इन्हें कहा गया है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा। आप इसे नोट कर लें। भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये हमारा जो मौलिक अधिकार है ये हमें भाग 3 में दिया है, और कहां से लेकर कहां तक दिया है? तो भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 3 है, इसे कहां से कहां तक दिया गया? तो ये है हमारा 12 से लेकर 35 तक। 12 से 35 तक है ये हमारा। और इन्हीं 12 से 35 तक में हमें कुछ स्वतंत्रता दी गई है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम 1 बाय 1 सभी अनुच्छेदों को लेकर चलते हैं, देखते हैं आज के अनुच्छेद नंबर 12 को, और चलते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं सभी अनुच्छेदों के बारे में। एक बार सब जुड़ चुके हों, सभी जुड़ चुके हैं तो एक बार लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसे चल रही है। अगर कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 में हमें दिया है राज्यों की परिभाषा। तो आप नोट कर सकते हैं राज्यों की परिभाषा। अगले पेज पर आप नोट कर लें। अनुच्छेद नंबर 12 में है राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा दी है हमें अनुच्छेद नंबर किसके अंदर? तो अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर दी है हमें राज्यों की परिभाषा। इसके बाद हमारे पास अगली बात हुई जिसे कहते हैं हम, और इन्हीं राज्यों में कैसे कैसे बात हुई और इन्हीं राज्यों को कैसे कैसे बांटा। तो आप एक बार नोट भी कर सकते हैं कि केंद्र के अंदर क्या होगा, केंद्र में, और राज्यों में क्या होगा। तो केंद्र के अंदर होगा लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी इसी मंत्रिमंडल के तहत हमारी सरकार चलती है। और जो हमारा ये होता है राज्य, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर इसके विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो ये इसके विधानमंडल को कहा जाता है विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। इन्हीं से मिलकर हमारी सरकार चलती है। इन्हीं राज्यों की परिभाषा के अंदर इनकी बात की गई है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया। और जो हमारा उससे नीचे की बात आती है उसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्वशासन, इस स्थानीय स्वशासन में क्या होगी? जिला पंचायत, जिला पंचायत, मंडल पंचायत, और ग्राम पंचायत। यही हमारे स्थानीय स्वशासन में। तो हमारा जो भारत है वो किस हिसाब से चलता है? तो हमारा भारत इस हिसाब से चलता है, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 13 आता है, जिसमें बात की है मौलिक अधिकारों के संबंध में असंगत नीतियों का निलंबन होना। यानी जो मौलिक अधिकारों से जो अलग की नीतियां हैं उन्हीं नीतियों को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर। आइए नोट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 13 कहता है मौलिक अधिकारों को संबंधित असंगत नीतियों का निलंबन। मौलिक अधिकारों से संबंधित, आप नोट जरूर करते चलें। संबंधित असंगत नीतियों का असंगत नीतियों का समाप्त होना। ये हमें दिया है अनुच्छेद नंबर 13 में। असंगत नीतियां मतलब जो मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, उन्हीं के बारे में बताया है कि असंगत नीतियां यानी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, उन्हें आप मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं बता दूं कि आपको मौलिक अधिकार हमारे एक ऐसे अधिकार हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं। आपका अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे? तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो उस वकील को भी सरकार खुद आपके लिए मुहैया कराएगी, आपके लिए एक वकील भी तैयार करके देगी। आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तब। मौलिक अधिकार भारत के अंदर इसीलिए भारत का मेगना कार्टा कहा जाता है भारत में। देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को देखते हैं। और अगले अनुच्छेद हमारे बटे हुए हैं कैसे कैसे। तो हमारा 14 से 18 तक आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं समानता का अधिकार, जो आता है हमारा 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद हमारा अगला आता है, अगले की बात करते हैं, जो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आता है हमारा 23 से 24 तक। इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए 1 बाय 1 सभी को लिखते हैं एक बार, उसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पीछे 13 कर लीजिए, वो धोखे से लिखना रह गया था। तो ये अब क्या चलेगा? 14 अनुच्छेद। तो 14 अनुच्छेद को लिखेंगे हम कैसे? तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो आप ऐसे डाल लें, अनुच्छेद नंबर एक बार लिख लें, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसी तरह से पढ़ाते चलेंगे। 14 से 18 में हमारे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको अगर संविधान पूरा पढ़ना है तो मेरी पिछली क्लासों को देखें, जो बड़े ही डीपली तरह से, बड़े ही अच्छी तरह से बताई गई हैं। जो अभी यहाँ पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मेरी अगली वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी हर रोज़ क्लास क्या बजे चलती है, तो मेरी हर रोज़ क्लास 2 PM पर चलती है। आइए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमारे पास आता है 19 से लेकर 22 तक। 19 से 22 तक आता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार। इसके बाद हमारा आता है 23 से लेकर 24 तक, जिसे हम कहते हैं, तो 23 से 24 तक हमारे पास आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद शोषण के विरुद्ध 23 से लेकर 24 के बाद आता है हमारे पास 25 से लेकर 28 तक, जिसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए लिख लेते हैं, 25 से 28 तक आता है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं 28 से लेके वो 29 और 30 आता है हमारे पास अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। 29 और 30 में किसके लिए अधिकार दिए गए हैं? तो 29 से 30 तक अल्पसंख्यक के अधिकार। आप इसे नोट कर लें, हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे हर एक पॉइंट को। तो अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार 14 से 18 तक, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे हमारा 14 में आता है जिसे हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता में क्या आता है? तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है, विधि के समक्ष समानता का यह मतलब है कि भारत के अंदर जो भी कानून बनेगा वो हर एक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगा। ना कि अगर कोई व्यक्ति दरोगा है, कोई व्यक्ति किसी विभाग में है, या कोई व्यक्ति गरीब है, या किसी पे खाने के भी ठिकाने नहीं है, या कोई व्यक्ति काफ़ी अमीर है, तो भारत के अंदर सभी लोगों पर एक समान कानून, यानी एक समान कानून की व्यवस्था होगी। उसी का मतलब होता है विधि के समक्ष समानता। आइए प्यारे साथियों देखते हैं अगला पॉइंट। तो आप 14 से 18 में अनुच्छेद नंबर 14 डाल सकते हैं। 14 से 18 की बात करेंगे अब हम स्वतंत्रता के आधार की, और इसमें 14वां अनुच्छेद क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 14 है विधि के समक्ष समानता। कोई मुझे बता सकता है कि ये हमने कहाँ के संविधान से ग्रहण किया है? जैसे कि मैंने आपको पहली क्लासों में लिखवाया है कि जो विधि के समक्ष समानता है ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समानता का मतलब मैंने आपको अभी समझाया कि भारत के अंदर सभी लोग समान होंगे, सभी व्यक्ति समान, सभी व्यक्तियों पर, ऐसे लिखते हैं, सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक अपवाद है, और इसके अंदर अपवाद हमें दिया है अनुच्छेद नंबर 361 के तहत। तो अनुच्छेद नंबर 361 के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा और जो भारत का राज्यपाल होगा, तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान किया गया है किसके अंदर? अनुच्छेद नंबर 361 के अंदर। तो आप अपवाद में लिख सकते हैं, एक तरफ तो सब व्यक्ति समान है और एक तरफ कुछ संरक्षण प्रदान भी किए गए हैं। तो आप इसे, भारतीय संविधान में काफ़ी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उसमें अपवाद के तौर पर उसने गलत भी ठहरा दिया है हाथों हाथ इस अगले अनुच्छेदों में। तो अपवाद में लिख लें अनुच्छेद 361 के तहत। अनुच्छेद 361 के तहत क्या हुआ है? तो राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण, राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण। राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान किया गया कि इन्हें जब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक संसद के अंदर विधि पेश नहीं होगी, यानी विधानमंडल या संसद के अंदर कोई विधि पेश नहीं होती जब तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा। इन्हें राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और जो राज्यपाल होता है इसे राष्ट्रपति के समक्ष यानी इसके पश्चात पर्यंत काम करना पड़ता है।
तो आइए अब अपने अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 15 हमारा क्या कहता है? तो 15 हमारा कहता है राज्य महिलाओं एवं बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएगा। तो आइए अपना अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 15। तो अनुच्छेद नंबर 15 आप नोट कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को क्या करा जाएगा? जाति, धर्म, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं। भारतीयों को जाति, लिंग और मूल स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 15 में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ संशोधन हुए और अगले संशोधन में यह बात भी कह दी अनुच्छेद नंबर 15 के 2 में कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 के 3 में कह दी कि बच्चों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 के 4 में भी कह दी ये बात कि एसटी एसटी को भी क्या बोलते हैं, सीटों का रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी उनके साथ भी नौकरियों में, अन्य चीज़ों में जो आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो एक बात तो ये कहते हैं कि भारतीयों को सभी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से, और एक तरफ ये कहते हैं कि कुछ स्थितियों में कुछ व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान है। तो हर एक अनुच्छेद का एक अपना अपवाद भी है जिसे मैं हाथों-हाथ लिखवाता चल रहा हूं, तो आप अपवाद में लिख सकते हैं। अपवाद में आप लिख सकते हैं 15 का 2 हमारा क्या कहता है? तो 15 के 2 में लिख लें महिलाओं एवं बच्चों को विशेष प्रावधान। महिलाओं एवं बच्चों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे हम कहते हैं 15 का 3। तो 15 के 3 में हमको बताया है, तो 15 के 3 में हमें क्या चीज बताई गई है? 15 के 3 में हमें बताया है कि एसटी एससी को जो शैक्षणिक वर्ग है, शैक्षणिक वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी उनकी जो मासिक फीस होती है उनमें भी कुछ भेदभाव किया जाएगा। तो आइए देखते हैं 15 का 2। 15 का 3 हमारा कहता है कि एसटी और एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षा में आरक्षण। और इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आया। अगले अनुच्छेद की हम बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 15 का 4। तो 15 का 4 हमारे पास क्या कहता है? तो 15 का 4 हमारे पास कहता है कि शैक्षणिक वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसका प्रावधान, यानी कि जो अन्य वर्ग हैं, अन्य वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। तो आप लिख सकते हैं 15 के 4 में, 15 के 4 में हमें दिया है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद नंबर 16 को, और अनुच्छेद नंबर 16 हम देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 16 हमारे पास क्या आता है, तो अनुच्छेद 16 में हमें दिया है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। तो आइए देखते हैं लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, इनके बारे में हम देखते हैं। आइए, आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं कि आप नोट जरूर करते चल रहे होंगे, क्योंकि क्लास को नोट करने के बाद ही आपको देखने का फायदा है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद नंबर आप 16 लिख दें। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, इसके बारे में मैं अभी समझाता हूं, पहले आप नोट कर लें। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। तो इसका मतलब यह है कि लोक नियोजन यानी जो भारत के अंदर जो भी व्यक्ति है और वो किसी न किसी चीज़ की तैयारी या किसी न किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है, तो उसे समानता दी जाती। समानता का मतलब यानी सभी वर्गों को एक जैसा समझा जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति किसी भी विभाग में, आप नौकरी के ऊपर ही ले लें कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी नौकरी के अंदर फॉर्म डालेगा तो उसे समान समझा जाएगा। लेकिन होता क्या है आज की तारीख में कि जनरल के लिए EWS बन गया है और ST को आरक्षण दिया जाता है। तो किसके तहत दिया जाता है, तो किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 16 के तहत ही वो काम होता है। तो इसके अंदर अपवाद में लिखा है, आप इसके अंदर अपवाद में लिख सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि हर एक अनुच्छेद का अपना अपवाद होता है, तो इसके अंदर अपवाद में है ST/SC को आरक्षण का प्रावधान। ST और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान। ST/ST को आरक्षण यानी जो नौकरियों के अंदर इस टाइम पे ST/SC को सबसे नीचे रखा जाता है, तो वो किसके तहत रखा जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 16 के तहत ही वो काम होता है। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। आइए आप इसे नोट कर लें। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर 17, जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। तो यहीं पर आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इतनी जगह है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, और इसका मतलब क्या है, अस्पृश्यता का मतलब इतना है कि भारत के अंदर जो पहले हुआ करते थे दलित वर्ग, जिन्हें कहा जाता है इस टाइम जनजाति। पहले अंग्रेजों ने क्या कहा था, तो अंग्रेजों ने कहा था दलित वर्ग, और अब क्या कहते हैं, तो अब कहते हैं जो भारतीय लोग कहते हैं उन्हें कहते हैं क्या, जनजाति। यानी जो जनजाति हैं, जो दलित वर्ग था, जो कमजोर वर्ग था, उसे अपने जो राजा महाराजा लोग थे उसे पहले अपने साथ बैठाने से हिचकिचाते थे। यानी कि अपने बच्चों के साथ उनकी शिक्षा भी नहीं होती थी, यानी बड़े लोगों के साथ उनकी शिक्षा भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में स्कूल कॉलेजों में सब व्यक्ति एक साथ ही पढ़ते हैं। किसी के ऊपर भी ये भेदभाव नहीं दिया जाता है कि तू इस वर्ग का है, तू इस वर्ग का है, तू यहाँ नहीं पढ़ सकता। लेकिन पहले ये सब होता था कि तू कमजोर वर्ग का है, तू दलित वर्ग का है, तू हमारे साथ नहीं पढ़ सकता। ये पहले संभव था। लेकिन जब संविधान बना तो अनुच्छेद नंबर 17 में प्रावधान दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को ये कहकर मना कर देता है कि तू कमजोर वर्ग का है, तू दलित वर्ग का है, तू जनजाति वर्ग का है और तू नहीं पढ़ सकता हमारे साथ, तो उसे अनुच्छेद नंबर
13 के तहत, अनुच्छेद नंबर 17 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी, क्योंकि उसका कैसा अधिकार है, ये मौलिक अधिकार, और इसके लिए वह कहाँ जा सकता है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी वह जा सकता है। आइए देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 17 जैसे हो गया, 18 को देखते हैं। और 18 में हमें क्या दिया है, तो 18 के अंदर हमें दिया है अनुच्छेद नंबर 18 में दिया है उपाधियों का अंत। आइए नोट कर लेते हैं, उपाधियों का अंत। और उपाधियों के अंत से क्या मतलब है, तो उपाधियों का अंत से मतलब इतना है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे जो लगाता है कि मैं इस विभाग में हूं, मैं इस विभाग से संबंधित हूं, तो वह इसके अंदर नहीं लगा सकता। जैसे कि कोई लगा ले कि सांसद विजय सिंह, सांसद और कोई ऐसी अगर आज कोई लगा सकता है तो वह एक गलत है। लेकिन आज की तारीख में ये शब्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने नाम के आगे ये चीज़ लगा देते हैं। तो इसका जो बताया गया है इसके बारे में कि उपाधियों का अंत, उपाधि कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाएगा। सिर्फ इसके अंदर भी कुछ अपवाद है, तो इसके अंदर अपवाद है डॉक्टर और सेना नायक। जो व्यक्ति सेना के अंदर है और वह रिटायर हो चुका है तो वो अपने नाम के आगे लगा सकता है। जैसे कि जनरल बिपिन रावत, जो हमारे पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी एक तमिलनाडु के अंदर जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वही हमारे कौन से थे, तो चीफ ऑफ डिफेंस, जिनके आगे लगता था क्या, जनरल बिपिन रावत। तो वो कौन थे, तो नाम तो सिर्फ उनका बिपिन रावत था, लेकिन वो जनरल पद पर थे, तो इसीलिए भारत का CDS और जनरल पद किसे दिया गया, तो जनरल बिपिन रावत को, और इसीलिए उनके नाम के आगे क्या लगाया गया, जनरल। तो आप इसे अपने पॉइंट में नोट भी कर सकते हैं कि जनरल या कर्नल या और भी जो सेना से संबंधित उपाधि होगी वह आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। इसे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं, जो व्यक्ति डॉक्टर होते हैं, वह भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों में यह भी बताया गया है कि जो हमारे डॉक्टर हैं ये भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, कि डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा या कुछ भी वगैरह वगैरह, जो भी डॉक्टर के नाम होते हैं उनके आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें आप अपवाद में लिख सकते हैं, अपवाद है इनके, जबकि उपाधियों का अंत है, यानी उपाधि किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, इसका मतलब ये भी है। और इसमें 2 को प्रावधान भी दिए गए हैं, एक है डॉक्टर और एक है सेवानिवृत्त। ऐसे लिख लें, सेनापति, सेवानिवृत्त ही लिखें, सेवानिवृत्त यानी जो सेना से जो रिटायर हो चुका है या सेना के अंदर है तो वो अपने आगे नाम की उपाधि लगा सकता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हमने यहीं तक रखी थी। आज की क्लास में आपको कुछ पसंद आया तो आज इसे लाइक कर दें और अपने सभी साथियों को शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। और चलते हैं, जैसे कि अंत में मैं वही लाइन बोलता हूँ कि खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अब चलते हैं, जैसे कि हमारी क्लास का टाइम हो चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो देखते हैं, अब कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।